जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने की ज़रूरत है, जो मुद्दा पूरे देश, पूरे भारत के लिए आज इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट फोरम हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, कोई भी थिंकिंग प्लेटफॉर्म्स हों, सब एक बात कर रहे हैं, भारत में हो रहे आंदोलन और क्या है उनका सच। तो मेरे साथ रवीश है, जमवाल साहब हैं, और हम लोग जिसको हम बोलते हैं कि डिकोड करने वाले हैं। हमने मेहनत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी मेहनत है ग्राउंड पे दिखेगी। सबसे पहले जो आंदोलन हो रहे हैं भारत पे, उसकी वजह क्या है। जब भारत आज से 11 साल पहले एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं गवर्न किया जा रहा था, वो है कांग्रेस पार्टी और उसके अलाइंस थे, यूपीए थी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस उसका नाम था। बहुत सी पार्टियां मिलकर उसको चला रही थी। उस भारत में और 2025 के भारत में क्या चेंज हुआ, इसके ऊपर बात करनी है। आंदोलन के जो बेस है रविश, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट को बनाया जा रहा है मुद्दा, ठीक, सबसे बड़ा। और कहा जा रहा है यूथ जो है वो डिस्टर्ब है। इसके ऊपर हम इसी आज की हमारी सत्संग में क्लियर करेंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, जो कारण मैं पर्सनली एक्सप्लेन करूंगा और उसके में लोग मेरे से सहमत भी होंगे। कारण है डर पैदा करना, क्योंकि जितनी भी अटैक्स होते हैं ना, कोई भी, अब हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे हम अटैक नहीं करेंगे, हम अनरेस्ट नहीं आएगा हमारे अंदर। जब हम डरेंगे तो हम अटैक करेंगे। फियर आपको वायलेंट बनाता है। बिल्कुल। तो मैंने ये अंडरस्टैंड किया, आप भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, जो लोग हमें सुनेंगे वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। ये फेयर बढ़ाया गया कुछ सालों में, हर एक चीज का फेयर लाया गया, डराया गया, और नतीजा क्या निकल रहा है कि जो लोग डर रहे हैं, पहले वो एक उस लाइन में चलना शुरू हो जाते हैं डर से बाहर आने के लिए, फिर वो वायलेंट हो जाते हैं, उनके अंदर अग्रेशन बढ़ जाता है। यह है बड़ा सिंपल फिनोमिना, जो कोई भी हमारी तरह एजुकेशन को डील करते हैं, लोगों के बिहेवियर पे काम करते हैं, मास बिहेवियर पे काम करते हैं, वो इसको सीधे समझेंगे कि सारा मसला क्या हो रहा है। तो आंदोलन का सच ये है कि आंदोलन एक तो बेसलेस है। आंदोलन जितने भी भारत में हुए उनका कोई बेस ग्राउंड पे नहीं है। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हम बात करें, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे डर किसने पैदा किया। तो जो हमने कुछ होमवर्क किया, यूट्यूब में जाएंगे, मैं एडिटर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने थोड़ा सा होमवर्क किया उसके जरा आप चलाएं थंबनेल्स। ये देखें, इन लोगों के चेहरे देखें आप इनके चेहरों पे देखें, एक डर का माहौल, एक अजीब सा एक थे कि रवीश आप भी देखें किस तरीके से इन लोगों ने, ये देखें, मुंह बना बना के थंबनेल्स के अंदर। अब अगर ये जनता कंटेंट कंज्यूम कर रही है, अब देखें, ये देखें, ये देखें, अच्छा भला इन जो हमारे होस्ट होंगे इनका चेहरा होगा जो एक नॉर्मल तरीके से बिहेव कर सकते थे। तो जमाल साहब आपको क्या लगता है, ऐसे चेहरे देख के आपको कोई डर नहीं लग रहा? बिल्कुल। ये डर दिखा के डरा रहे हैं, ये चीज़ें दिखा के आम पब्लिक को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं अपने। आप देखिए, अगर आप एक घर में बैठे हैं, आप एक मोबाइल लेके बैठे हैं, आपका मोबाइल चैनल है, कुछ है, आज एक बार दोबारा चलाएं, आप उसको थोड़ा स्लो चला सकते हैं, हम लोग स्टिल कर सकते हैं। अब जैसे इसी को स्टिल करें अगर हम, जैसे ये ही है, आप इनका वीडियो देख रही है, दो भाई बहन हैं, सातवीं मूवमेंट नाम करके एक चैनल चलाते हैं, और ये कहते हैं जी हमें दुनिया की सारी अकल है और किसी को नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ। ये कहते हैं जी गौ के साथ गलत हो रहा है, गौ माता के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हो सकता है इनको फंडिंग आई हो कहीं से, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया का जो डेयरी का पूरा सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज करके उसमें अमेरिका की इंटरफेरेंस हो, जिसको भारत सरकार रजिस्ट कर रही है ताकि हम अपने किसानों को बचा सकें। तो अब ऐसे चैनल्स की इस्तेमाल किया। अब जो चेहरा देखिए ना, मुझे एक्सप्लेन करे कि व्हाट शी वांट्स टू कम्युनिकेट। एक आम आदमी तो उसके इल्यूजन में आ जाएगा ना, बिल्कुल, जिसको नॉलेज ही नहीं है। तो आज हमने डिसाइड किया, मैंने कहा कि आज मैं बैठूंगा और इसके ऊपर बात करूंगा कि इन लोगों को ध्यान से देखने की जरूरत है। ये क्या पैदा कर रहे हैं रवीश? डर। बिल्कुल। देखिए, ये जो चीज़ है ये आपने
इसमें 3-4 प्रॉब्लम है एक्चुअली इनको, जो ये सारा आप सिनेरियो देख रहे हैं, माहौल जो ख़राब हो रहा है। एक सबसे पहला इसमें बेसिक आती है व्यू बेटिंग। व्यू बेटिंग जिसको चीज़ है कि जो जनता, जिससे आप किसी के खिलाफ दिखाइए या कोई सनसनीखेज बात खबर दे तो लोग आपके व्यूज़ देखते, एक चीज़ वो हो गई। इसके बाद का लेवल है जिनकी तरफ आपने इशारा किया, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स या बड़े देशों के, तो वो इन व्यू बेटर्स को, जो इनको मैं इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा व्यू बेटर्स बोलूँगा, वो इनको ढूंढते हैं और जो मुद्दा होता है, मुद्दा उन्हीं का होता है। जैसे अमेरिका का आपने बात किया, वो डेयरी सेक्टर में करना चाहता है भारत में, तो उनका एक डिपार्टमेंट है, वो ढूंढ रहा है लोग, और वो अपना एक जनमानस में एक चीज़ फैलाने के लिए, अपना जो चीज़ है उसको फैलाने के लिए वो क्रिएट करता है। अब मैं इसको एक रीसेंट एग्जांपल लद्दाख से भी जोड़ूंगा। देखिए लद्दाख में भी हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी इशू बना रहे हैं। मुझे बताइए लद्दाख में कब एम्प्लॉयमेंट था? और टूरिज्म के कारण है, जो एम्प्लॉयमेंट है टूरिज्म के कारण है, इंडस्ट्री वो आने नहीं देते। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले आप जैसे बता रहे हैं ना, मुझे ये बताओ कि जो डर को बना के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे वो जो माइंड सेट होता है ना, वो मकसद होता है उसका, एक डर वायलेंट होता है, कॉन्फिडेंट बंदा वायलेंट नहीं होगा, नहीं होता, बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं किसी के हाथ में कोई जानवर की बात भी करें, अगर एक कोई स्नेक भी है, अगर उसको डर नहीं लग रहा ना, वो अटैक नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। स्ट्रीट डॉग भी है, अगर वो फेयरफुल हो जाएगा ना, वो अटैक करेगा, बिल्कुल। लेकिन जो कॉन्फिडेंट है ना, वो अटैक नहीं करेगा। आज बोला जा रहा है ना, जो इनको एक स्ट्रेटजी के तहत, अभी मैं डिकोड कर रहा था, मुझे इतने एक्सेसेस नहीं है ना, हम गवर्नमेंट के साथ इतनी ज़्यादा कनेक्टेड तरीके से काम कर पाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि एक मूवमेंट को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमारे इसको सुन के कोई शुरू हो जाए जिसका पावर है, हमें लगेगा हमने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया, अपना काम कर दिया। हमारे पास उतनी नहीं है, और ना ही अपनी रीच इनकी तरह हम डरा के बना सकते हैं। हम सच बोलेंगे, सच ये है, ये जो आंदोलन है ना, ये फैब्रिकेटेड आंदोलन है सारे, बिल्कुल। ये एक डिजाइंड माइंडसेट है। मैं 20 साल पहले जाऊंगा, मैंने देखा है बच्चों के अंदर ची गवेरा को इंस्टॉल किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर तो मैंने पर्सनली देखा, लद्दाख की पहाड़ियों में भी देखा मैंने, ची गवेरा को हीरो बनाया गया। और ची गवेरा के बारे में आप बताओ, आपको क्या पता नहीं है ची गवेरा की क्या उसकी खासियत क्या है? बिल्कुल, हर डिफरेंट देशों में जाके, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के देशों में जाके, वहाँ पे जनता को राज्यों के खिलाफ या जो भी कोई गवर्निंग बॉडी होती थी उनको उकसाना, वो उसकी कॉपी, उसका फेस था ना वो ची गवेरा का। हाँ। तो अब ची गवेरा का रेलेवेंस क्या था एक आजाद हिंदुस्तान में? बिल्कुल, उसको दिखाना, आजाद भारत में क्या था कि आप भी उपद्रव करिए, सरकार के खिलाफ। अगर 20 साल पहले मैंने नोटिस किया, टी शर्ट क्या कर रही है, टोपी क्या कर रही है, और ये बच्चे इसी पैराफेरी के थे। मोहर का कोई बच्चा था जो अभी बड़ी मुश्किल से जम्मू पहुंच के पढ़ाई शुरू कर रहा था, अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा था, उसके दिमाग में डाला गया कि आगे चल के, आज वो बच्चा बैठा कहीं पे और वही ट्वीट कर रहा है। आज वो जिन लोगों ने उसको ची गवेरा दिखाया, उन्हीं का वो फॉलोअर है। और ये चीज मिस हो गई हमारी प्रेजेंट सरकार से। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि यूथ पे काम करिए, कोचिंग सेंटरों पे ध्यान दीजिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से टीचर्स इन्फ्लुएंसर बन के आ रहे हैं, आप उनकी क्लासों में जाइए, वो नहीं ठीक पढ़ा रहे हैं, वो अपना पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं। और वही हुआ भी। अब देखिए, खान सर, दिव्य कीर्ति सर, जितने भी ये सर हैं, इन सबको अगर आप इकट्ठा करो, ये सीता के बारे में गलत बात बोलते हैं, भारत की सिविलाइजेशन के बारे बात बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने लगा हूं, फैक्टलेस बातें को बोलते हैं। जैसे ये जो मैंने आपको बताया, इसमें एक हाइपर क्वेस्ट वाला भी है, दिखाना उसका मुंह कैसे डरा रहा है, वो आइंस्टाइन मिल गया, गॉड मिल गया, दिखाना जरा एडिटर साहब। ये जैसे ये कह रहे हैं जी फ्रॉड ही है दुनिया सारी, गाय माता है तो दुखी करके रखी है। ये देखें क्या बना रहे हैं, ये आगे चले, ये देखें ये क्या कह रहा है, वेदों में सपनों का रहस्य, कैसा मुंह बनाया हुआ इस बंदे ने। बट इसको वेदों के बारे में क्या ही नॉलेज है और क्या ही कर रहा है तू? मैं तो आई शुड स्पीक अबाउट इट। मैं कह रहा हूँ अगर आपको वेद के बारे में बात करनी है, हमारे यहाँ पे भारत में एक सिस्टम है, शास्त्री है, जो योग पीठ में बैठे हुए हैं, काशी में बड़े बड़े हमारे नॉलेजेबल, वी हैव गॉट संस्कृत यूनिवर्सिटी, लेट दो स्कॉलर स्पीक अबाउट इट। अब ये समझे जो मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इस फेयर को समझें, ये फेयर नहीं है, ये फ्यूलिंग ऑफ योर सेंटिमेंट है। आपको फेयर सेंटिमेंट फ्यूल किया जा रहा है या आपको डिजायर सेंटिमेंट फ्यूल किया जा रहा है कि आपको दुबई में मुझे ये समझना पड़ेगा कि एक चाय वाले को बिल गेट्स आगे एंडोर्स करता है। और अगर ये सच है कि बिल गेट डीप स्टेट का आदमी है,
अगर ये सच है, कोविड में भी नाम आया था ना कि बिल गेट्स के बारे में कि वो शायद पॉपुलेशन को लेके बड़े वरीड हैं कि वैक्सीनेशन चाहिए होगी, बड़े स्कैमर्स भी आए, बड़े हिपोथेटिकल अमेरिका का काम ही है एक थ्योरी चला देना। तो बिल गेट्स उस चाय वाले को ग्लैमराइज करते हैं और वो चाय वाला जो है एक अजीब सा वो दुबई पहुंच जाता है जहां पे पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी पार्क की जा रही है और यहाँ के आम और खास लोगों के अंदर वो डिजायर पैदा की जाती है कि तुम्हें बहुत पैसा चाहिए, तुम्हें बहुत ग्रोथ चाहिए। सुनिए आप ध्यान से जी। और उसके बाद क्या होता है, डर पैदा किया जाता है कि तुम्हें ये दौलत नहीं मिलेगी, तुम अनएम्प्लॉयड हो। तो एक तरफ उसको जोश दिलाना, होप दिलाना, दूसरी तरफ उसको डराना, ये बड़ा फाइन कॉम्बिनेशन है, उसको रिबेलियस बनाना। तो बंदा एक्साइट हो गया ना, उसका एंगर पैदा हो गया। एंगर पैदा होने के बाद बंदे को सोचने समझने की शक्ति खत्म नहीं रहती। तो ये दोनों किसने किए काम? एक एंडोर्समेंट मुझे लगा हैरानगी कि भाई मैंने एक दिन बोला चाय बेच के तुम कितने अमीर हो सकते हो, ठेला लगा के। बिल्कुल। हम जी फ्रेंचाइज लेंगे, मैंने कहा 10 रुपए की कप बेचोगे ना, दिन के कितने कप बना लोगे, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, कितनी सेविंग कर लोगे? ये आपकी ब्रेड बटर अच्छी तरह गुजार सकती है, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती है, बट आपको ये मनीशियर नहीं बना सकती। तो अगर आपको बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है तो पहले आपने अपने आप से पूछना क्या मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, क्या मैंने कोई इनोवेशन की है, क्या मैं कोई पेटेंट ले पा रहा हूँ, क्या मेरे में कोई रिसर्च है। तभी तो आपको लोग आपके प्रोडक्ट्स मल्टीपल लोग यूज़ करेंगे ना। जब करोड़ों लोग आपके लिए काम करेंगे और आपके लिए इसलिए काम करें, उन करोड़ों लोगों को आपसे कुछ मिल रहा है, बिल्कुल कोई लाइसेंस फीस दे रही है, तभी आप ग्रो करेंगे ना। बिल गेट्स ने खुद को ग्रो किया रिसर्च करके। ही इज़ अ वेरी गुड फाइन कोडर एंड प्रोग्राम आर्किटेक्ट थे। वो कंसीव कर पाए कि कैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनानी है, कैसे उन्होंने GW बेसिक को मैनेज किया, कैसे उसको सेल किया। उनके अंदर कैपेसिटी थी, रिमेंबर। बिल्कुल। और वो स्केलेबल था, स्केलेबल था ना। उधर से वो रिच होते हैं और उसके बाद में उन्होंने गेमिंग में लाया अपने आप को, लोगों बच्चों को गेमिंग में डाला, लोगों को फ्लेयर किया और फिर गेमें कौन सी लाई? किलिंग करने वाली, बिल्कुल वॉर गेम्स। आप देखें जितनी बच्चों की गेम्स हैं, हम बच्चों को अगर नॉन वायलेंट बनाना चाहते हैं तो बच्चों की गेम्स कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट। क्रिकेट, फुटबॉल, गेम्स को कन्वर्ट करना और बड़ी अच्छी गेम्स हैं। गेम कैसी बनाएगी? अगर मदर फादर बैठे हैं, फादर के साथ बैठे हैं, अगर हमने कहते हैं प्रैक्टिस करानी है, बेटा अपने फादर को करेक्टर के अंदर गोली मार देता है, गेम में मारता है ना, शूट करता है। आप साइकोलॉजी को देखें, ब्रेन के अंदर क्या फीड हो रहा है? इफ वी कैन किल अवर पेरेंट्स इन गेम, तो वही बच्चा फिर एक दिन अमेरिका की सड़कों पे जाता है और लूज फायर करता है और किसी को भी तो मार देता उसका बेस अगर आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन मिलेगा उन गेम्स में जो लाई गई। मेरी बात समझ में? भारत के अंदर गेम क्या थी? राम लक्ष्मण बनेंगे, तीर कमान चलाएंगे, रावण मारेंगे। रावण मारेंगे। और वहां क्या गेम है कि डमी कैरेक्टर है, वो बुरा कर रहा है, वो डमी कैरेक्टर के रूप में फादर आ गया, वो उसको फादर को उसी तरह देखना शुरू हो गया। उसने देखा ही उसको ऐसे, मदर को ऐसा देख लिया, इसलिए सोई सोई मदर को गला काट दिया। मेरा ये कहने का मतलब है, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को अलर्ट करने की ज़रूरत है। कोई डर नहीं है, और जो डर है वो ये है कि डर बनाने की कोशिश की जा रही है। खुद को अलग करो, खुद को अलग करके हम फैक्ट्स पे अगर आ जाएंगे तो हमें, जैसे अगर हम ये थंबनेल देखते हैं, हमें क्या पता लगता? वेदों में छुपा है रहस्य, चलो लिख देते, मुंह बना दिया गंदा जैसा। बिल्कुल। बंदा खोलता है, आगे से उसकी कहानी शुरू हो जाती है, फिर एंगेज हो जाता है बंदा, फिर वो यूट्यूब की एल्गोरिथम उसको दिखाते। मैं इंस्टाग्राम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक ही बार बोलता हूँ, जैसे कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए, इंस्टाग्राम इमीडिएट बंद हो जाना चाहिए। कि जितना मिस इंस्टाग्राम किया जा रहा है उतना कोई और प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया जा रहा। तो हम बात कर रहे थे कि एक तरफ लोगों की डिज़ायर बढ़ाई गई, दूसरी तरफ वो डिज़ायर पूरी भी हो जाती, उनको कहा वो पूरी नहीं हो रही है। अब बात करते हैं जो लद्दाख की आपने बात की थी, मैं उसी पे आने जाता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके प्रोवोक किया जा रहा है मोस्टली आंदोलनों को। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, उसमें भी कहा कि किसान लुट जाएगा, इंडस्ट्री आएगी तो ऑर्गेनाइज होगी, बेरोजगार हो जाएगा। चलो वो भी कमेंट खत्म हुआ। CAA को बोला ये भी नहीं होना चाहिए, फिर बाद में पता लगा कि भारत के अंदर करोड़ों के हिसाब से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सिटीजन्स और अलग अलग म्यांमार, श्यानमार, पता नहीं कहाँ के पता लगे, और भी यूरोपियन भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये कहाँ पे सर्च होनी चाहिए? लद्दाख की पहाड़ियों में चढ़ना चाहिए। मेरे पास इनपुट्स हैं कि जो टूरिस्ट लद्दाख में कई साल पहले आए, कश्मीर में आए, वो भी सेटल हुए हैं, क्योंकि हमारी पुलिसिंग इतनी कोई बोलोगे आप इन डेप्थ नहीं है। और उन्होंने बच्चे भी स्पॉन्सर किए पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। और उन बच्चों के दिमाग में क्या डाला गया वो किसी को कोई पता नहीं है, और हम इस पर कमेंट करेंगे भी नहीं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ नहीं है।
तो अगर कोई भारत की सरकार आके बोलती है कि मुझे ये तो देखना है, अगर मैंने अपनी अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो कहता है जी मेरे पास तो कार्ड भी है, मैं तो यहाँ नौकरी भी करूंगा, मुझे 20 साल हो गए जम्मू में, इंडिया में बैठे हुए। बिल्कुल पाकिस्तानी सिटीजन था ना वो, तो राइट ले रहा था अपना, बिल्कुल राइट ले रहा था। अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपनी सरकार बनाती है कि हमने गैस सिलेंडर देने हैं, अगर उसमें आधा % भी ऐसे लोग हैं तो जो भारत में पैदा ही नहीं हुए, तो उनको आइडेंटिफाई नहीं करना, तो एक रिवोल्ट हो गया सीए पे। सीए पे यही हुआ ना, बिल्कुल। और तो नहीं कुछ हुआ। नहीं यही हुआ। उसके बाद में अब आ गया जी, लोग में ढोल बजा रहे हैं, मोदी जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई गलत बात नहीं है, आपके बारे में से मर्जी बोलो, लेकिन जिस किस्म के आंदोलन श्रीनगर दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, मैं उनकी शक्लें देख रहा था, फिर मैंने कनेक्ट किया, मैंने कहा यार ये लोगों को डराया जा रहा है, हमें इसके ऊपर बात करेंगे। देखो क्या बातें बोल रहे हैं। मोदी जी की बात अगर हम करें, प्रेजेंट सरकार की, वो कह रही है कि भारत बन गया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बना है या नहीं बना है? बना है। बना 11 साल में 11वें पायदान से उठ के 4थे पायदान पे आ गया, बना ना। बिल्कुल। मोदी सरकार कह रही है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, पॉजिटिव बात कर रही है। बिल्कुल। भारत सरकार के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे से नेगोशिएट करने के लिए अमेरिका मजबूर हो रहा है, चाइना हमारे को इज्जत दे रहा है, पाकिस्तान को भी हमसे डर लग रहा है अच्छा लेवल पे। बिल्कुल। हमने नक्सलाइट एरियाज को कंट्रोल कर लिया, हमारा ग्राफ नीचे आया। कश्मीर में कौन बोल सकता है कि टेररिज्म नहीं कम हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। ये सब पॉजिटिव बातें हैं ना, ये नहीं बताई जा रही। क्या बताया जा रहा है? नेगेटिव। खत्म हो गया, तबाह हो गया। यूपी में क्राइम 0 लेवल पे आ गया। बिल्कुल आ गया। जिनके नामों से लोग डरते थे वो एनकाउंटरों में मारे गए, है ना। इससे कॉन्फिडेंस आता है जनता में, जनता फैक्ट देखती है, होप पैदा होता है, उम्मीदें पैदा होती हैं। तो ये जो डर का माहौल बना के मेडिसिन बेची जा रही है, जिमिंग कल्चर लाया जा रहा है, दवाइयाँ बेची जा रही हैं, प्रोटीन पाउडर बेचे जा रहे हैं, ऐसे ही आंदोलन का बेस है डर। वो डर झूठा बना के इन यूट्यूबों के थ्रू, इन इंस्टाग्राम हैंडल्स के थ्रू बेचा जा रहा है। हम बोलेंगे ना कि डर नहीं है, हमारा चैनल कोई नहीं देखेगा रविश। अभी हम बोले ना कल दुनिया तबाह होने वाली है, तो शायद 10 लोग देखें, सारे देखें। सच ये है कि भारत ने पिछले 12 सालों में जो लीप लिया है ना, अगर उसके जैसा लीप भारत 70 सालों में से 35 साल भी लेता ना रवि शांडू, आज हम लोग यहाँ पे डॉलर हमारे पे डिपेंड होता। सच बता रहा हूँ, जितनी बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी हमारी थी, जितना बड़ा लैंड बैंक हमारे पास था, 35 साल कह रहा हूँ, बिल्कुल। आज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो कमर्शियल रूट देने वाला वो है सिल्क रूट का रिवाइवल। सी पैक जो बना ना, वो पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाता, वो भारत के थ्रू होता। बिल्कुल। इंडस्ट्रियाँ उसके अलोंग लगती। पूरी दुनिया में हम लोग सप्लाई चेन में एक क्रूशल रोल प्ले करते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी करते, हमारा इन्वायरमेंट भी सेव रखते। टूरिज्म सबसे ज़्यादा हमारे पास होता। हिमालयन का एक्सपोजर सबसे लिवेबल एरिया कौन सा है? हमारे पास है। हम उसको एक्सपोजर ले नहीं पा रहे टूरिज्म का। ठीक, अब आ गई बात, एक और मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होती है। मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट गवर्नेंस से थोड़ी क्रिएट कर सकती है एम्प्लॉयमेंट, ये तो बड़ा नॉनसेंस बात है। आप मुझे बताओ, अगर हमने एंगेज करना है लोगों को, तो उसमें खाली एम्प्लॉयमेंट वही है जो राजा के साथ है, या एम्प्लॉयमेंट है जो सारी अलग अलग स्किल के हिसाब से हर बंदा अपने आप को एंगेज कर रहा है? बिल्कुल वही है। आप बताओ, आज की अनएम्प्लॉयमेंट का तो मुझे एक ही समझ में आता है। आप जी, मेरे स्कूल में कोई टीचर लगा है, वो कहता मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ। मनु सर लगे हैं, ये एडिटर है, सैलरी लेते हैं, यहाँ अनएम्प्लॉयड है। या राजा भाई, अगर हम कहा अनएम्प्लॉयड है? स्ट्रक्चर किसने इसको रखा? यूनिवर्सिटियों में काम ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। मोदी सरकार ने आके ही बोला भारत में स्किल करो, नहीं जी हम करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब यूपीएससी। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक लैडर है ना, जो चलती है पीएन से एंड होती है आईएएस के साथ। पीएन से ऊपर होता है क्लर्क, क्लर्क से ऊपर होता है एसओ, हेड क्लर्क, हेड क्लर्क से ऊपर सेक्शन अफसर, सेक्शन अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, फिर वो एक लेटर बनती है। आप इस लेटर में कहीं फिट हो तो आप एम्प्लॉयड हो। आप एम्प्लॉयड हो। मेरे को लगता है अगर आप एजुकेशन में जाते हो, आप टीचर हो, लेक्चरर हो, तो एम्प्लॉयड हो। कम्प्लेक्स है, मैं लेक्चरर हूँ जी। टीचर टीचर होता है, चाहे वो नर्सिंग के बच्चे को पढ़ाए, चाहे वो पीएचडी को पढ़ाए। बिल्कुल। लेकिन एम्प्लॉयमेंट को तब मानेगा जब वो जाएगा जी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर को एम्प्लॉयमेंट मानेगा ही नहीं।
तो अगर ये माइंडसेट है आपका, तो आप तो भगवान क्या पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि, इसका मतलब आपको गवर्नमेंट नहीं चाहिए, आपको कॉरपोरेशन चाहिए जो काम करे पाकिस्तान की तरह। आपकी गवर्नमेंट पेट्रोल भी बनाए, आपकी गवर्नमेंट ब्रेडें भी बनाए, जो आपका पहला कल्चर था। फिर क्या हो, आप उसके अंदर अपनी मोनोपोलीज करें, लॉस टू द स्टेट देते रहे। जैसे जितनी भी हमारी कंपनीज गवर्नमेंट रन थी, उनके अंदर बाबू कल्चर आया, बाबूजी ने अपने हिसाब से कंपनी चलाई, कंपनी को लॉस हुआ, वो लॉस रिवर्स किधर चला गया, 150 करोड़ लोगों में बट गया। गवर्नमेंट बताने के लिए उसको ओन करती रही पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, और कभी भी वो प्रॉफिट में आने की बजाय बड़ी लेकिन जैसे नई सरकार आती है, आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी इंप्रूव करती है, इसरो को फंड लेना नहीं पड़ता, इसरो की स्ट्रेटजी बदलती है, इसरो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है, सैटेलाइट भी छोड़ के वैसे भी कमाती है। वो ऑप्टिमिज्म है। अगर ये बात इन थंबनेल चैनलों में डाली जाए तो मुझे लगता है लोगों में हो पाएगी। बिल्कुल। जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे, इसरो में हम जा सकते हैं, और आप हैरान हो जाएंगे इतनी डेवलपमेंट, इतना काम किया जा रहा है कि एक्चुअल में डर नहीं है, एक्चुअल में परचेज कैपेसिटी बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट रहने का मतलब ही नहीं, एक तरफ बता रहे हो कि चाय वाला बन गया करोड़पति, दूसरी तरफ कह रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तरफ कह रहे हो इंडिया में स्नैक्स की फैक्ट्रियां लगा के लोग बन गए कॉरपोरेशन, है ना। दूसरी तरफ कह रहे हो कि जी मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े की रेडी लगाओ। वो ये कहते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप काम कर सकते हैं, उससे अपने आप को एंगेज करो। बिल्कुल। इससे पॉजिटिव बात क्या हो सकती है। तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट का जो गाना गाया, इसका बेस रूट अगर आप देखेंगे तो ये होगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हो तो गवर्नमेंट का लिमिटेड साइज है, उसकी लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, जहां गवर्नमेंट को रहना है अपने आप को, रेवेन्यू, और रेयर अर्थ मेटल्स जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरेस्ट है जो प्रोटेक्ट करनी है, एनवायरनमेंट है, उसके रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट्स गवर्नमेंट क्रिएट करेंगी। अब एनवायरनमेंट में भी प्राइवेट प्लेयर आएंगे, अब सैटेलाइट्स में भी प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं, उधर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। तो जो लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो ही एम्प्लॉयमेंट है, ताकि हमें बगैर काम किए सैलरी मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, जाना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब है, काम नहीं करना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट को काम कराया गया, बोला गया जी अब गवर्नमेंट जॉब करना मुश्किल हो गया है। तो ये सारा जो माहौल बनाया गया आंदोलनों का, ये सच है कि जो लोग उनके हिसाब से काम नहीं करते हैं, जो लोग चाहते हैं देश खराब हो, वो लोग हो जाते हैं प्रो गवर्नमेंट, उनको बोलते हैं ये गलत है। और जो लोग इनकी बातों में आके डरते हैं, घबराते हैं, वायलेंट होते हैं, वो इनको लगता है सही है और ये उसको बखान करते हैं। जबकि भारत से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में है। बिल्कुल है, फैक्ट है। हाँ हाँ। जो हमारे बच्चे बाहर की मुल्कों में या बाहर के देशों में गए हैं पढ़ने के लिए या नौकरियां करने के लिए, आज उनकी हालत पूछें क्या है। बुरी हालत है। 30-30 लाख रुपए खर्च के गए हैं वहाँ पे, फिर उनका वो हालत आप मुझे बताएं राजा भैया, आपके ही कोई मित्र थे, वो कह रहे थे महीने का वो कमाता है 1.5 लाख रुपया कनाडा में, तो रहता है वो शबी तरीके से लेबर की तरह। बिल्कुल। और काम करता है जी किसी रेस्टोरेंट में। बिल्कुल। और खाना भी टाइम से नहीं मिलता। अगर वही बच्चा जम्मू में 15,000 कमाता हो ना, मुझे लगता है 2 टाइम की रोटी भी अच्छी मिलेगी उसको, और घर का घर रहेगा, और घर का घर रहेगा। लेकिन वो 15,000 रुपये की वैल्यू अगर बोल रहे हैं तो बाहर की 1.5 लाख है। तो हमारे रुपए की वैल्यू ज़्यादा है कि उनकी वैल्यू ज़्यादा है? हमारी जो भी इस पे तो कमेंट कर। बिल्कुल, देखिए वो तो है ही। हमारे यहाँ पे तो सर्विसेज जो है काफ़ी फ्री के हिसाब से ही मानी जाएंगी। जो यूएस के अंदर है, अगर आप वहाँ पर सर्विस अवेल करते हैं तो वो आप समझिए करीबन आपको लंदन जैसे शहर में जीवित रहने के लिए, नॉर्मल जैसे हम जीवन यापन करते हैं, कम से कम 4 लाख रुपए लगता है। कम से कम जो यहाँ पे आपका करीबन 20-25 हज़ार रुपये में हो जाता है आराम से। या मुझे एक और बात बता, जो हेल्थ सर्विस तू बाहर भी जानता है, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं 5 रुपये की पर्ची कटाते हैं, दवाई मुफ्त है, क्या ऐसी कोई सर्विस किसी भी कंट्री में, यूरोप में है? दिक्कत है। देखिए जो यूके में है, यूके में प्रॉब्लम ही यही है। यूके में जब आप अस्पताल जाएंगे तो आपको वहाँ पे सरकारी में ही जाना है, और वो सरकारी आपको डॉक्टर पहले नहीं मिलेगा। वो 2 महीने की डेटें देते हैं। वो देखेंगे आपके कितना ज़्यादा है, बुखार है थोड़ा, तो जाइए आप आराम करिए। अगर उनको लगा सीरियस तब डॉक्टर मिलता है, और डॉक्टर मिलेगा तो दवाई भी नहीं प्रिस्क्राइब करता, वहाँ पर थोड़ा अलग ट्रेंड करता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि हमारे को जुकाम हो जाए तो हम खा लेते, इमीडिएटली खा लेते, वहाँ पर अलाउ ही नहीं करते वो खाना। तो कुछ हद तक देखिए उनके अपने फैक्ट्स हैं उसमें कि वो दवाई को अवॉइड करते हैं, लेकिन एक तरीके से माना जाए तो एक्सेसिबल भी नहीं है इतना,
हेल्थ केयर वहाँ पर थोड़ा सा नाइटमेरिश ही है, जितना Costly भी इंडिया में है। इंडिया में देखिए हमें पता है कि जो सरकारी अस्पताल है वो ओवरलोडेड है, लेकिन फिर भी जा सकते हैं लोग। जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको नॉर्मल रेट्स पे भी प्राइवेट जो private क्लिनिक मिल जो जाते जो नर्सिंग होम्स हैं वो 200 रुपया कंसल्टेंसी एवरेज फीस है जम्मू के अच्छे डॉक्टरों की। बहुत 400-300 ये। $100 के कंपैरिजन सेंट में आएगा। बिल्कुल। आप उधर जाके जरा पता करें। प्राइवेट तो जाता ही नहीं ना वहाँ पे। देखिए वहाँ पर otherwise कह रहा नहीं, हूँ। वहाँ पे प्राइवेट इतना ज्यादा महंगा है कि वो जा ही नहीं पाता। मतलब अब मेरे को ये कहना है कि जहां पे इतनी पॉजिटिविटी है वहां पे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हमने एक्सपोज किए अपने आज की इस डिस्कशन में। मकसद क्या था कि आंदोलन होने के पीछे मैंने कहा कारण क्या है। अब अगर हम कहते हैं लद्दाख स्पेसिफिक बात करेंगे, लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत अच्छी बात है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक होनी चाहिए। लद्दाख में अपनी यूनिवर्सिटी नहीं थी प्रॉपर, आगे कब तक? जब तक तक यूटी नहीं बनी थी। यूटी नहीं नई सरकार आती यूटी बनती है, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाती है, बिल्कुल इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, और बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो एसटी स्कॉलरशिप मिलती है। बिल्कुल मिलता है। सेंटर की सरकार उनको स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप पे मुझे एक बच्चा आगे बोले मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, मैं कल डाटा ले आऊँगा सारे का सारा। जितने भी लद्दाख के, करगिल के, द्रास के, स्कर्दू के जितने भी बच्चे हैं एसटी कैटेगरी के, उनको प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप मिलता है। एसटी स्टेट का पूरी फीस रिफंड होती है, बिल्कुल होती है। विद हॉस्टल फीस होती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी और मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, मैंने सीढ़ियाँ बना के दी हुई हैं स्कॉलरशिप की। ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, अब वो बच्चे पुलिस में भी हैं, लद्दाख स्काउट्स में भी हैं, अब वो कह रहे हैं हम अनएम्प्लॉयड हैं। वहाँ पे चूक कहाँ पे हुई? गवर्नेंस में। गवर्नेंस किसने की? ऑफिसर्स ने, जो इनके आइडियल्स हैं। वहाँ पे जो गैप है ना रवीश, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। वो गैप है हमारी गवर्नेंस में चले गए हुए ऐसे लोगों की जिनको और ग्रो करना है, परफॉर्म नहीं करना है, तो अकाउंटेबिलिटीज़ के चक्कर में डिले करते हैं। लिस्टें लेट निकालेंगे, कौन जाएगा कैग के चक्कर में, टेंडर लेट करेंगे, कौन जाएगा। तो हमें आंदोलन किसके खिलाफ करना है? उस सिस्टम के खिलाफ करना है जो सिस्टम सरकार को भी काम नहीं करने दे रहा। एक्सपोज किसको करना है? उस सिस्टम को, जिसको चाहिए था कि मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। तो अपने आप को बचाने के लिए वो अंडरकरंट किसको आगे कर देता है कि मैं तो करने को तैयार हूं, पीछे से मेरे को ऑर्डर नहीं है। पीछे से कौन से ऑर्डर थे? अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो ठीक कैसी होगी? वो होगी वहाँ पे तीनों चीज़ें चाहिए। नंबर 1 चाहिए हमें गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय करेगी। नंबर 2 चाहिए इंडस्ट्री, वहाँ के लोकल प्रोड्यूस, वहाँ पे कोऑपरेटिव जो उनको एम्प्लॉय करेंगे। यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग जाएंगे तो इजी लोन चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। तीसरा मार्केट जहाँ वो प्रोडक्ट सेल होंगे या सर्विसेज सेल होंगी। और चौथा वहाँ पे 3 चीज़ें होगी ना हमारी क्लियर, ये 3 चीज़ें चाहिए। और चौथा हमारे को चाहिए इन सब के अचीवमेंट्स के ऊपर ऑडिट्स, पब्लिक ऑडिट्स, जो कि वहाँ पे लोकली नहीं किया जा रहा। वो पब्लिक ऑडिट का सारा काम किसने ले लिया? पेसिमिस्टिक लोगों ने, जो फेयर पैदा कर रहे हैं, जो डरा रहे हैं। मैं हैरान हो गया देख के कि जितना बड़ा लद्दाख है इन कंपैरिजन टू दिल्ली, उसके हिसाब से 1% पॉपुलेशन दिल्ली की है लद्दाख में। और इतने बड़े एरिया में वो कहते थे हम सिर्फ रहेंगे आराम से। इतना बड़ा लैंड बैंक जो है वो रिसोर्स है भारत का, ये तो वो यूज नहीं किया जाए। मेरे को एक चीज समझ मुझे इसको बात बताओ, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट का साइज कितना बड़ा करें 3 लाख लोगों के लिए, जिसमें कि ये सारे यूथ एडजस्ट हो जाए? बताओ क्या क्या करे गवर्नमेंट? नहीं, मुझे बताना ना, गवर्नमेंट क्या करेगी? डीसी ऑफिस बनेगा, 5 डिस्ट्रिक्ट आपको मिल गए, उसमें भी लोग अब्जॉर्ब हो जाएंगे। बट अगर सारे लोग भी अब्जॉर्ब हो जाएं, गवर्नमेंट सारे काम करे, गवर्नमेंट का ही काम करेगी ना, रेवेन्यू चलाएगी, फ्रज चलाएगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? लेकिन वो जो बच जाएंगे उनके लिए इंडस्ट्री लानी पड़ेगी ना। इंडस्ट्री लाने पे आप कह रहे हैं हम इंडस्ट्री लाएंगे, हमारा टोपोग्राफी खराब होता है, हमारा टोपोग्राफी खराब होता है। ये बेसिकली 2 कंट्रास्टिंग चीजें। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना। आज हमें एक्सपोज करना है लोगों को कि जो आंदोलन के इंसाइटर्स हैं ना, वो कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल दीजिए और आप कोई ना कुछ नहीं करिए यहाँ पे, हमारी जमीन पे कुछ नहीं। दूसरा आप कह रहे हैं कि रोजगार के कारण हम एजुटेट हो रहे हैं, जो जनता भड़की उस पे। हाँ। तो रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए रोजगार का मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई सोच रहा है कि सरकार नौकरियां देगी ये रोजगार होता, तो ये बहुत बेवकूफाना है। इस टाइम हम ये सोच रहे हैं। आपके यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर बैठे हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर की पोजीशन देखेंगे, आप जाएंगे वहीं पे 10 लोग एमए करेंगे, 10 में से 2 फेवरेट प्रोफेसर साहब के होंगे जिनको पीएचडी कराएंगे, उनमें से एक को वो बैक डोर एंट्री कराएगा, एडजस्ट कराएगा। इकोसिस्टम बने हुए हैं, इनको ब्रेक करने की जरूरत है। आपकी जितनी यूनिवर्सिटीज है ना, आज आप दुम पे पैर रखो इनकी कि यूपी, आप देखो कि सेंट्रलाइज सर्विसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट होगी प्रोफेसरों, यूनिवर्सिटी के टीचरों की, आपके आंदोलन और तेज हो जाएंगे। बिल्कुल, ये दूसरे दिन ये लोग पीएचडी में घर के काम कराते हैं।
उनकी और तभी तो बेड़ा करके हमारी रिसर्च का जनाब पीएचडी तो बड़ी दूर की बात है, मास्टर में आप मास्टर में ले लो, ये जितनी पॉलिटिक्स डटी यूनिवर्सिटियों के अंदर है ना, उतनी तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है। बिल्कुल और उससे भी ज्यादा पॉलिटिक्स गंदी एक दूसरे की टांग खींचे ब्यूरोक्रेसी में है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? पॉलिटिकल पार्टीज में, जो हर 5 साल में खड़े होते हैं लोगों के सामने मार खाने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए, या जो सिक्योर हो गए, एक बार आप प्रोफेसर बन गए, वीसी तक आप सिक्योर हो, एक बार आप आईएएस क्वालिफाई करके अब आपकी रिटायरमेंट गवर्नर तक भी जा सकती है, एक बार आप क्लर्क बन गए, आप सिक्योर हो। सिक्योर आदमी पॉलिटिक्स करेगा या इनसिक्योर करेगा? मुझे बताओ। आपके घर में एक डेली वेजर आता है जिसको सुबह आना शाम का भरोसा नहीं, वो खराब कर सकता है आपके सिस्टम को, या जो परमानेंट है वो खराब कर सकता है? टेल मी। तो आज का हमारा जो मकसद था रवीश और राजा भैया, मैंने होमवर्क करके आया था, फिर मैं ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो आंदोलन का सच ये है ना, ये झूठे आंदोलन है। इसका बेस लाइन जो है वो झूठ पे आधारित है आज का। कल कोई ऐसी सच्ची चीज़ पे हो तो हम कह नहीं सकते। फिलहाल के लिए डराया जा रहा है, इस तरीके के थंबनेल लगा लगा के, इस तरीके की बातें करके। अनएम्प्लॉयमेंट है, डफली बना रहे, डफली बजा रहे हैं। मुझे लगता है कोई अंग्रेजों के टाइम का कोई इनका चला आ रहा है, वो एक होता है ना कल्चर, एक हॉस्टल में भूत है, वो भूत ही चला जाता है। जैसे अभी 7वीं मूवमेंट आ गई, खाना बंद कर दो, पका हुआ अनाज मत खाओ, प्रोटीन खाना पड़ेगा, आपका जितना वजन है। मुझे याद है नया नया जब एमवे आया, अमेरिकन वे करके कंपनी आई, हमने पहली बार देखा, कहता है जी आप एक कैप्सूल खा लो। नहीं, पहले टूथपेस्ट बेचते थे, टूथपेस्ट था कोलगेट का 10 रुपए का, बढ़िया, उनका 80 वो कहते थे 100 रुपए का। मैंने कहा इसी को बेचो, इसी में से कमीशन आएगी, आप ले पाओगे, अमीर हो जाओगे। मतलब सपने बेचने आए। हमने कहा चलो ठीक है, हम देखते थे लोगों को मार्केटिंग करते करते, हम भी चुप रहे। आस्ता आस्ता उन्होंने कहा जी अब एक टेबलेट आई है 1800 रुपए की, बिल्कुल, इससे आप जवान रहेंगे, दांत बिल्कुल फिट रहेंगे, प्रोटीन्स खाइए। आप नॉर्मल खाने से प्रोटीन मत खाइए, अपनी एग्रीकल्चर को सपोर्ट मत करिए, अपनी डेयरी को सपोर्ट मत करिए, आप अपने आप को टेबलेट्स पे लाइए, है ना। और जब वो टेबलेट पे आ जाएंगे फिर उसकी ठीक करने की दवाई भी हम ही देंगे। ये माइंडसेट जो है, दिस इज किलिंग पीपल। अगर हम डेप्थ में जाए ना, हमने इतना नहीं देखा है जितना आज हम अपने मम्मी पापा जैसे होंगे, वो फैटी, हम भी फैटी होंगे। फैटी लीवर हो गया आपको, फैटी लीवर के ग्रेड चेंज हो गए, टेस्ट चेंज हो गए, लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है, फेयर पैदा होता जा रहा है, डर बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे बताओ, एवरेज कश्मीरी, तू भी कश्मीरी पंडित है, रज के तुमने तला हुआ खाया होगा, तुम्हारी सब्जी में सरसों का तेल भी पड़ता है, सब कुछ पड़ता था। रिफाइंड ऑयल के पहले सरसों का तेल देसी को ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। मुझे बताओ, हमने अपने नाना नानी दादा दादी नहीं देखे, बड़े अच्छी तरह देखे, मतलब 60-70 साल देखे ना। हाँ जी। आज की डेट में रिफाइंड ऑयल खा के और मैन्युफैक्चर्ड चीजें खा के, परहेज करके, जीरो बॉडी बनाने के चक्कर में हम 8-9 घंटे एक्सरसाइजें कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, सुबह दौड़ रहे हैं, रात को दौड़ रहे हैं, अल्टीमेटली मिल क्या रहा है? डर लगता है देख के 15-15, 18-18, 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो, जो रेयर होता था। मेरे फादर को जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई ना, इट वॉज अ रेयर, 100 में से किसी एक को हार्ट प्रॉब्लम थी। आज क्या खराब हुआ मैं बताता हूँ, डर का धंधा। बिल्कुल। अगर आज की मेरी पूरी बात से कोई कुछ भी सीखना चाहे, रविश तुझे भी इंप्रेस होगा, राजा भाई आपको भी, आपको लग रहा है कि हमें फालतू डर लाया जा रहा है, व्हाट डू यू से? देखिए मैं आपको एक पहला तेरा कमेंट लूंगा, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं एक अलग चीज़ के साथ जोड़ूंगा। देखिए आजकल एक दूसरी चीज़ चल रही है समाज में बहुत ज़्यादा, टेलीफोन के थ्रू जो स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन। अब आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जो ये स्कैम होता है, जब ये ऑनलाइन स्कैम होता है, इसके ना 2 ही आधार होते हैं, इसके 2 ही आधार हो सकते हैं, या डर या लालच। बिल्कुल। आप तो जो स्कैम होता है ना, जब ये भी स्कैम है, जो स्कैम होता है ना, देखिए स्कैम में क्या होता है, या तो आपको डराएंगे कि आपके नाम पे कुछ हो गया है, या बोलेंगे आपने लॉटरी जीत ली, दो ही चीजें बोलेंगे ना। अब देखिए ये जो आप बता रहे हैं, ये जो ये माहौल बनाया जा रहा है डर का, ये इसलिए कि ये स्कैम करना है इन्होंने। ये कुछ लोग मिलके, देखिए ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस है वो गलत, उसने लद्दाख में भड़काए। देखिए कांग्रेस का इंटरेस्ट भी सेम था, उन उपद्रवियों का इंटरेस्ट भी सेम था, इस कारण वो मिल गए और एक साथ उन्होंने थोड़ा उपद्रव मचाया। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये स्कैम करके लोगों को डरा के उनका जो, देखिए क्या है कि जैसे अब लद्दाख में ही देखिए, लद्दाख में उन्होंने एक तरफ वो बोल रहे हैं नौकरी लाओ क्योंकि बेरोजगार थे इसलिए बढ़ के, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि नहीं जी इधर तो कुछ नहीं लगाना आपने, अगर कोई कल को सेमीकंडक्टर का कुछ बनता है या आपके सर्वर फार्म्स बनते हैं, सर्वर फार्म आप नहीं बनाएंगे, हमें ऐसे राइट्स मिलेंगे कि हमारा कोई भी एक आदमी नहीं। एक मुझे बताओ रवीश, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, राजा भाई हम कर रहे हैं, भारत को अगर भारत की कॉरपोरेशन बढ़ा रही है, अडानी से इतनी नफरत क्यों है?
अंबानी से नफरत क्यों है? वो भी मुझे वही है मुझे ना। समझना पड़ेगा। वो भी तो स्कैम का पार्ट है, मुझे बताओ ना कि डर बनाया जा रहा है। पहले अडानी अंबानी को छोड़ो, मित्तल्स, टाटा, टाटास, अगर अपनी होम ग्रोन कॉर्पोरेशनें बढ़ेंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ी तो ब्रिटेन यहाँ पहुंचा ना। मैं ब्रिटेन ने यहाँ आर्मी नहीं भेजी है, कंपनी भेजी है, मॉडर्न वॉरफेयर था। मैं इसमें एक बात भारत जोड़ूंगा। की भी व्यापारी जाते थे, व्यापारी रिश्ते बनाते थे, व्यापार के साथ काम होता था। हम हर जगह पे हर चीज को प्लेस नहीं ना कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये जरूरी है अवेयरनेस करना। पहली बात, भारत के अंदर का जो सिस्टम है फैमिली सिस्टम है। भारत की जो बेस यूनिट है ना हमारी भारत की सिविलाइजेशन की, वो है फैमिली होती है। फैमिली से मोहल्ला होता है, गली होती है, कम्युनिटी होती है, फिर शहर होता है, फिर एक देश होता है, शहरों को मिला के होता है ना, राष्ट्र होता है। हमारी फैमिली कंपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है, जो कि वेस्ट में नहीं है। तो जो लोग वेस्ट से इन्फ्लुएंस होके आए, एक कंफ्यूज सिविलाइजेशन से आए, वो यूनिवर्सिटियों में घुसे, उन्होंने कहा फैमिली नहीं होनी चाहिए। मैं आप देखिए ना आज की डेट में क्या ट्रेंड है, बॉलीवुड के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे, अडॉप्ट कर रहे हैं और वो शादी नहीं कर रहे हैं, है ना। और इलॉन मस्क यहाँ आके कह रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, 4 शादियां की, 4 शादियां की। ही मेड 4 फैमिलीज। ये जो आपने बात कही ना कि इनको एलर्जी है हमारे लोगों के साथ जिन्होंने तरक्की की है, इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा। डोगरी की कहावत है, कर जोगी जोगड़ा तो बाहर द जोगी सिद्ध। इनको वो चीज़ें लेनी है जो बाहर से आई हैं, और जो आपने यूनिवर्सिटी की और लेकिन मेडिकल अनफॉर्चुनेट बात है जब ये है ना, जिनको ये लेना है ना वो पावरफुल है ना सिस्टम में, वो एज ए लीडर पावरफुल नहीं है। नहीं, आज के वो अमित शाह नहीं है ना, वो मोदी नहीं है, नहीं है। वो कौन है? अश्विनी वैश्य हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। जम्मू का कोई भी हमारा सीनियर ऑफिसर हो सकता है, लद्दाख का कोई सीनियर ऑफिसर हो सकता है, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हो सकता है, जिनको लोग अपना आइडियल मानते हैं। अमित शाह को क्यों नहीं मानेंगे आइडियल? क्योंकि वो एक आम घर से निकला और आज इन सबके ऊपर बैठा है एज होम मिनिस्टर। उसकी पूरी लॉबी चाहती होगी ऊपर से नीचे उतर जाए और हमें अपना जैसा बंदा कोई मिले जो पी चिदम्बरम की तरह पहने धोती साउथ की, अंदर बनियान उसने पहनी हो, अमेरिकन कुर्ता पर दिलाया हो, जो उसके हिसाब से चले, क्योंकि डॉलर उसने पार उधर किए होंगे। उसके बेटे के ऊपर कोई स्कैम हुआ था। बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है अमित शाह के घर में भी कोई प्रॉब्लम है, बात करो, किसने मना किया? लेकिन जिस तरीके की अराजकता फैलाने की आप बात कर रहे हो उसको डिबंक करना जरूरी था। और मैंने उसके अंदर देखा कि जरूरी नहीं है कि जो लोग देखने में लग रहा है प्रो भारत की बात कर रहे हैं वही सही होंगे। कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है बहुत ज्यादा, तो हमें इसको बड़ा समझ के चलना है। उसका इलाज होता है, आप पूरे समुद्र को, खारे पानी को सुधार नहीं सकते। आपको एक लोटा पानी निकालना है, उसको बॉयल करना है, उसमें साल्ट निकालना, मीठा करना है। तो हर एक फैमिली अपने आप के साथ बैठे, अपने आप से बात करे और पूछिए अपने आप को मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मुझे मेरी प्रॉब्लम क्या है। अगर वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और उसके लिए कोई प्रोविजनिंग नहीं है, अल्टीमेटली हमने गुहार किसको लगानी है? अगर वो प्रॉब्लम है और गली में उसकी सोल्यूशन है, गली का कोई बड़ा आदमी है आपसे, आपके रिश्तों में कोई बड़ा है, सपोज करो मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो मुझे लगना है कि मेरे मामा है, मासी है, ताया है, चाचा है, शायद मेरी प्रॉब्लम पहले मैंने उसके पास जाना है। अब उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, फिर हम देखेंगे गली का बड़ा कौन है, मोहल्ले का बड़ा कौन है, उधर जाना है, नहीं सॉल्व हो रही। फिर हमने जाना है शहर का बड़ा कौन है, फिर हमने कहा जाना है सरकार के पास। यही ना हायरार्की। बिल्कुल। यहां तो मुझे लग रहा है कि नलके में पानी नहीं आ रहा तो पीएमओ कॉल करो जी, ट्वीट, तो नॉनसेंस है ये। बिल्कुल। अगर एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, चारों हट्टे खट्टे हैं, है ना, उनके पास कोई, उन्होंने 4 जगह गए, भाई किसी जगह उन्होंने मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास काम नहीं है, तो उसने बोला क्या करोगे? लेबर का काम कर सकते हैं, स्टार्ट करो। मैंने सर अपने पीठ पे ना रेत ढोई है, एक ट्रक रेत आ गई थी, कैंपस के बाहर फेंक गए थे, हमें वो ट्रक 300 रुपये का पड़ा हुआ था, हम नहीं चाहते थे उसको वेस्ट करना। बारिश आ गई, जैसे बारिश आई ना, हमारे सड़क के आगे से पानी निकलता है। मैंने अपने उसको बोला भाई यार वो लेबर वालों से बात करो, कहता है सर वो 150 रुपये में लेते हैं लेकिन वो आ नहीं रहे। तो मुझे नहीं पता था इसका हिसाब क्या था, ट्राली थी, उसने कहा सर इसमें 200 फुट रेत होती है। मैंने कहा तो एक जो कढ़ाई आती है, कहता उसमें आती है एक, मतलब 1 फुट रेत एक कढ़ाई में आती है, 1 फुट। तो मैंने कहा क्या मतलब हुआ? कहता है 1 कढ़ाई उठाएंगे 1 फुट रेत में 200 कढ़ाई उठाएगा। कहता, मैंने कहा यार तू कितनी उठाएगा? कहता है 40-50। मैंने कहा चलिए मैं उठा लेता हूँ, इतनी तो अंदर करे होगी, इतनी तो एम्प्लॉयमेंट है, 150 रुपये बचाया ना अपने घर वालों का। बिल्कुल। देखो समाज में मोदी सरकार ने, देश ने मेरे लिए नहीं किया, पानी आ गया, रेत उड़ गई, ये माइंडसेट कौन दे रहा है? ये ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट नहीं है, ये पेसिमिस्टिक है। और अगर आप पेसिमिस्टिक माइंडसेट के साथ हैं तो आपका इलाज करना जरूरी है। कैसे एम्प्लॉयमेंट कम हो गई? भारत की कौन सी चीज कम हुई जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई? पॉपुलेशन बढ़ी,
हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, कॉरपोरेशनें बढ़ रही हैं। अगर अडानी एयरपोर्ट बना रहा है तो एम्प्लॉय अमेरिका से तो ला नहीं रहा। नहीं लोकली लग रहे हैं। अगर हमारे पोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो कहाँ से लोग आ रहे हैं बताइए मुझे। तो यहीं से अगर आज हमने खाना खाया है, सप्लाई चेन बढ़ी है, ट्रक सड़कों पे ट्रैफिक हो गई है, चला कौन रहा है? ड्राइवर तो एम्प्लॉयड हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर वो पंचर लगा रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है ना। अब कोई बोलेगा हमने पंचर लगाना था, हमने पढ़ाई है क्योंकि, भैया आपने गलत पढ़ाई है क्योंकि ये पढ़ाई होनी नहीं चाहिए थी जो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं बना रही। आप अपने आप को पूछो ना आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर हालत देखो, 200 पोस्टों के लिए 10 लाख बंदा यूपीएससी अप्लाई कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। क्वालिफाई कितना कर रहा है? इन लैक्स भी नहीं, बिल्कुल थाउजेंड्स में क्वालिफाई कर रहा है। अप्लाई कितना कर रहा है? 10 लाख। तो जब 90% बंदे ने रिजेक्ट होना है, उसी को डराया जा रहा है, वही आंदोलन का पार्ट बन रहा है। और उसको बेनिफिट कौन ले रहा है? जो पास हो चुका है क्योंकि उसका आइडल कौन है? भीड़ के फेस कौन बन रहा है? वही लोग। अगर हम बात करें, बड़े लोगों को चुभेंगी मेरी बातें, चुभती रहे, लेकिन सच ये है कि आज भारत में कोई कारण नहीं है आंदोलन करने का। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। आपने जितने आंदोलन किए सारे फेल हुए। आपके रीजन क्या है? कोई फैक्ट बेस्ड ही नहीं था, झूठ ही था। अब अगर कोई बात करेगा ख्याल की, मैं भी सुन रहा था बातें, 100 इतने एकड़ जगह चाहिए। 100 एकड़ मतलब यूनिवर्सिटी के लिए सिग्नल जगह चाहिए। बिल्कुल चाहिए। 10 एकड़, 150 कनाल होगी 15 एकड़। आपको 100 एकड़ जगह क्या करनी थी? जस्टिफाई करो ना। मेडिकल कॉलेज के लिए आपको 230 कनाल जगह चाहिए, 25 एकड़, 30 एकड़। अब मुझे बताओ लैंड बैंक कितनी लेनी और किस रेट पे लेनी थी? क्या करना था? कितनी इंप्लॉयमेंट क्रिएट करनी थी? 10 साल से आप लेके बैठे हो, कितनी इंप्लॉयमेंट क्रिएट किया आपने? आप उधर वहां पे सीबर्ग थ्रोन का प्रोजेक्ट लगता है, खुमानी के प्रोजेक्ट लगते हैं, टूरिज्म के अलावा। और अगर वाकई में सोलर प्रोजेक्ट लगता है तो आप लगा लेते, आप वर्ल्ड बैंक से पैसे ले आते। किसने मना किया था? मेरा कहने का क्लैरिटी ये है कि आज मैं बैठा था, मैंने कहा आज मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर मैं बात नहीं करूँगा तो मुझे बुरा लगेगा कि मेरे को समझ आया था कि एक फेयर बांटा जा रहा है, सूडो फेयर, और उसको डरा डरा के ना एक वो पूरा सल्तनत बनाई जा रही है, और लोग पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं। अभी हमारा एक फेल एक्सपेरिमेंट देखा हमने आपका, अरविंद केजरीवाल का। करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। किया क्या? आने के बाद क्या किया? सामने समझ में आया। आज हमारे पास एक ऐसी जोड़ी, एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसने काम करके बताया। साबरमती का फ्रंट क्लियर हुआ। बिल्कुल। गुजरात का बिजनेसमैन आज यूएस में डोमिनेट प्रोडक्शन में कर रहा है। अगर यूएस हमें तंग कर रहा है तो इंडियन इंडस्ट्री अपने आप को स्टेबलाइज कर पाई। अगर कोविड में हम लोगों को बोला गया कि आपका तो बचेगा कुछ नहीं, हम कोविड में खुद को स्टेबलाइज कर पाए, इंडस्ट्री रोबस्ट थी। आज भी हम लोग इस चीज से निकलेंगे, लेकिन जब पैनिक फैलाया जाएगा ना बच्चों को सामने रख के, बिल्कुल। तो एक बात बताऊं मैं आपको, ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है। हम लोग का आज कह रहे हैं कि 4 बच्चों पे गोली चल गई, जितनी दर्द उनके पेरेंट्स को है ना, उससे बराबर दर्द भारत के हर एक नागरिक को है। लेकिन सवाल पैदा होता है प्रवोक किसने किया? अभी पिछले दिनों फादर से बेटे को शूट कर दिया गया। प्रोवोकेशन ही ना, बेटी को मार दिया उसने। उतना प्रवोक किसने किया? फादर को, कि बेटी को गोली मार दी। उसने बेटी के बारे में प्रोवोकेशन की गई। अगर प्रोवोकेशन करने वाले को हम छोड़ देते हैं, डर पैदा करने वाले को, फियर पैदा करने वाले को, तो हम ऐसे कंपोनेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रवीश, आप और राजा भैया अपने अपने क्रिस्प बताइए, जो हमने आज डिस्कशन किया। आप मुझे बोल रहे थे पॉइंट क्या है। अब मुझे बताओ, आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड इन अर्थ न्यूज़, आपको लगता है कि हमने जो एनालिसिस किया वो क्लियर, क्रिस्प और टू दी पॉइंट है? क्या हम आंदोलनों का सच डिबंक कर पाए? व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए वो तो है ही। अब जो ये शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां जो है ये डर और लालच को ही इस्तेमाल कर रही है। और जैसे मैंने इससे पहले बोला कि यही 2 चीज़ें स्कैम में काम आती हैं, कि या तो डर दिखाएंगे कि देखिए आपका अदानी आएगा, वो सारा पैसा खा जाएगा भारत का, या वो एक लालच दिखाते हैं कि कल को हम आएंगे, आपको हमारे थ्रू ज़्यादा राइट्स या ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि जो अपोजिशन अभी इस टाइम पे है, उन्होंने करीबन 65 साल रूल किया देश में, लेकिन जो हालात थे, हालात दर से बेदर होते गए। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये सच बात है, और जनता को ये समझना चाहिए कि ये व्यू बेटर्स और ये जो आपको हिंदी में बता व्यू बेटर्स के बारे में। व्यू बेटर मतलब कि कोई ऐसी चीज दिखाना सामने कि जिससे आदमी को लगे कि मुझे ये देखना चाहिए, तो वो डर और लालच ही होता है।
दो ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल इजी है ह्यूमन साइकोलॉजी में किसी भी चीज को करने के लिए, उनका भी मोडस ऑपरेंडी यही है। और जो शक्तियां हेल बेंट है भारत की, जो ये विकास गाथा चल रही है इसको रोकने के लिए जो हेल बेंट है, वो भी इन्हीं चैनल्स को यूज करके जनता को बरगलाना चाहते हैं। ये तो इस टाइम मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा दुनिया का ख्वाब है कि भारत में कोई उपद्रव मचे, भारत में कोई ऐसा कुछ हो जाए कि मोदी को प्रॉब्लम हो जाए। ये तो काफी ज्यादा लोग चाहते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो हमें समझना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए कि देश जो है सही एक राह पे चल रहा है। मनोज द्विवेदी करके डीसी थे लद्दाख के, उन्होंने आज से 15-20 साल पहले लोकेट कर लिया था लद्दाख में प्रॉब्लम्स होने वाली है एनजीओ के थ्रू। काफी लोगों ने बिल्कुल ये इसको सीड डाला जा रहा था ना, ये सीड डाला जा रहा था और उन्होंने लोकेट किया था, वो सरेंडर नहीं किया उन्होंने। अभी deep- गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार थी तब, उन्होंने उसको हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन द्विवेदी साहब अपना काम करके गए। बड़े शानदार आईएएस अफसर थे वो, आज भी हैं। उन्होंने अपनी लेटर निकाली हुई है तब की। हाँ, एक हमारे जो लेखक है, हिस्टोरियन है जम्मू यूनिवर्सिटी के, हरिओम जी थे। हाँ, उन्होंने 2019 में एक किताब लिखी थी इस चीज के ऊपर कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमें ये समझना ना बेसिकली। लेकिन रविश एक चीज को एड्रेस और करना राजा भैया, जो हमने पॉइंट आउट किया कि जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। अभी हम आ रहे थे तो मुझे फ़ोन आया, हमारी स्कूल की जो प्रॉपर्टी है ना, अब लोग तो नहीं जानेंगे इतना, लेकिन इन जनरल जम्मू में 2 किस्म की प्रॉपर्टीज है, कस्टोडियन प्रॉपर्टीज है, नजूल प्रॉपर्टीज है। हमारी कस्टोडियन अलॉटमेंट है, कह रहे हैं जो अभी हमारे नायब तहसीलदार आए ना जम्मू खास, पता नहीं क्या, वो कह रहे हैं कि ये जो कस्टोडियन नजूल है। मैंने कहा यार आपने केएस कर ली, जेकेएस कर ली, आपको नॉलेज नहीं है। ऑफिसर जब गलत करता है ना, वो गवर्नमेंट गलत नहीं करती है एज ए कलेक्टिव, पर्सनली गलत वो अफसर की कमजोरी है, वो कोचिंग सेंटर की मेहरबानी है जिसने उसको कोच किया, अफसर बना दिया। उसने अफसर बनने के बाद सोचा कि अब मुझे सब कुछ आता है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का अच्छा हुआ, हम इसको निंदा नहीं बोल देंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी कहा था ना, वो भी कोई गलत अच्छी चीज नहीं ना कही थी कि जाओ भगवान जी से ले लो जस्टिस। बिल्कुल, जब उन्होंने देना तो फिर ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना है। तो रिवोल्ट चाहिए भारत में, किसके खिलाफ? मिस गवर्नेंस बाय द ऑफिसर्स। आज भारत की इलेक्टेड सरकार से ज्यादा कई जगहों पे ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमेशा किसी पीछे छुप जाते हैं कि मैं तो सिस्टम का शिकार हूं, और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहे हैं। अगर 6 साल में लद्दाख में नोटिफिकेशन नहीं निकली तो क्यों ना पूछा जाए सेक्रेटरीज को, कितनी फाइलें निकाली, क्यों बैठे थे आप, किनको अपीज कर रहे थे आप, किनके फेवरेट थे आप? क्योंकि उस टाइम पे तो ट्रेड सेंटर की सरकार थी, क्योंकि जो होम मिनिस्टर है उसके पे खाली लद्दाख ड्यूटी नहीं ना, सारे हैं है ना। लेकिन जो सेक्रेटरी पर्टिकुलर हैं उस एरिया के, जिनको ये काम दिया गया था कि आपने करना है, उन्होंने तो सब कुछ दे दिया। एक टाइम पे उसको ना लद्दाख के सारे स्कूल सीबीएसई हो गए। कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि सेंटर के सारे स्कूल हो जाएंगे। हमने बीच में जाके देखा है एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना आज की, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू कम है। ये बोलते हैं, मुझे एग्जांपल दे दिए जाए कि इस मंत्री ने काम नहीं करना दिया, ऑफिसर 2 मिनट में ट्वीट करता है, किसी मीडिया वाले को बोलता है यार मेरे दफ्तर में ये हो रहा है, मीडिया वाला खींच लेता है। सच बता रहा हूं, आज वो पहले वाला जमाना नहीं ना, अखबार छपी नहीं छपी, आज सब कुछ ओपन हो जाता है। आज जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ना, वो है कि जो ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड हैं वो भी डोप्ड हैं। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड है, किसी को लगता है कि मैंने कम पैसे कमाए, उसने ज्यादा कमा लिए, और करप्शन एग्जिस्ट करती है। खाली करप्शन पैसा लेने देने से काम नहीं होता, फाइल नहीं निकालना भी बहुत बड़ी करप्शन है। टाइम की करप्शन है कि जिस काम को करने के लिए 8 घंटे लगने हैं 2 दिन, उसमें आपने 20 दिन लगा दिए, तो टाइम की करप्शन नहीं बोलोगे आप उसको रवीश? बिल्कुल है। और करोगे नहीं 1 साल, उसको टाइम करप्शन नहीं बोलोगे, क्योंकि टाइम मनी है, सबसे बड़ी मनी टाइम है। और उसको जब आप वेस्ट करते हो तो एक फूड मिल जाता है इन लोगों को, एक झूठी कहानी बना के, झूठा ब्लेम डाल के सड़कों पे आके इलेक्टेड सरकार को पकड़ने का। क्योंकि एक ही चीज है डेमोक्रेसी में जो लोगों को एम्पावर करती है, वो है इलेक्शन। कि जो भी सरकार इलेक्ट होके आए, अगर वो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तंत्र के हिसाब से, उसको गिराने के लिए आप उसके अगेंस्ट लॉबिंग करो। कांग्रेस के खिलाफ अगर कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह ने कोई सही फैसला लिया तो ये लोग शुरू हो गए लिबरलाइजेशन के खिलाफ भी। नरसिम्हा राव को हालत खराब कर दी, उसकी डेड बॉडी तक को तो कांग्रेस दफ्तर नहीं आने दिया गया, क्योंकि उन्होंने लिबरलाइजेशन की, उन्होंने पूरा देश की मार्केट खोल दी। मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, मनमोहन सिंह ने 12 साल अपना काम किया। कौन दे रहा है गलत? करप्शन नहीं होती, प्रूवन करप्शन नहीं होती, तो कौन कहता गलत है? प्रूवन करप्शन हुई, बीजेपी ने कहा जी मुझे मौका दो, मैं काम करती हूं, और काम किया ना। पॉलिसी अगर ठीक नहीं होती
तो हमारे यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान कैसे चलता? बिल्कुल। क्या ना, बात करनी पड़ेगी ना। फिर उसके बाद में घर घर में एलपीजी कैसे पहुंचती? कश्मीर ट्रेन एलपीजी की सिलेंडर सर 370 कैसे टूटा? एक कम्युनिटी 1.5 करोड़ लोग अपने आप को आधा सिटीजन समझ रहे थे, सॉल्व किया ना मसला। एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का फेथ ही डिस्टर्ब था कि मैं कैसी कंट्री में रहता हूं जहां मेरे फेथ को प्रैक्टिस नहीं कर सकता मैं। तो इन सब ऑप्टिमिज्म की चीजों को छुपा दो और लोगों को बोलो कि आप अनएम्प्लॉयड हो। वो कैसे हो सकता है? आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। ये रवीश की बात एग्जैक्टली वही है जो मैंने भी की, रवीश ने भी की। या डर के आपको ट्रैप कर दिया जा सकता है या लालच दे के। ये दोनों चीज़ों में ना आइए। भारतीय संस्कृति में दोनों को नेगेटिव कहा गया। ना आपने सूडो डर में जाना है, ना आपने सूडो लालच में जाना है। आपने रियलिस्टिक होना है। अगर आप एम्प्लॉय होना चाहते हैं, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। आप उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, यू आर बीन टॉट फ्रीली आईटीआईज में, पॉलिटेक्निक्स में, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में। इधर से सरकार आपको 6,000 रुपये दे रही है, जाइए पढ़िए बिल्कुल और काम करिए। लेकिन जब आप पढ़ के आते हैं काम करने के लिए, आपको जब 12,000, मुझे 12 नहीं चाहिए, 25 चाहिए भाई, 25 भी होती है। गो स्लो, स्टेप बाय स्टेप। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए एक सख्त फैसला लेना कि जो बंदा 18 साल का होने के बाद अपने अकाउंट में 500 रुपये महीना जमा ना कराए, उसको किसी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। उसको फ्री लंच बंद कर दो आपने बड़ी मुद्दे की बातें, ताकि वो मेहनत करना सीखे। बिल्कुल, आपने बड़ी मुद्दे की बातें बोली कि यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये सारा षड्यंत्र रचाते हैं। उनको पता नहीं हम षड्यंत्र निचा रहे हैं। जैसे ट्रैफिक जाम में एक बंदा अपनी गाड़ी तेज निकालने के लिए जाम लगवाता है ना, वैसे वो बेसिकली वो इग्नोरेंट है, फुलिशली इग्नोरेंट। क्या बोलते हैं इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ स्कैमर हैं, दोनों हैं, एक जो इंटेंशनली प्लान कर रहे हैं और एक जो इसका ट्रैप हो जाते हैं और ओन कर लेते हैं। जैसे आपने यूनिवर्सिटी वाली बात की, बिल्कुल दुरुस्त है। एडमिशन में उन्होंने वो करना, 2 बच्चों को अपने फेवरेट करके बाकियों को उन्होंने पीछे कर देना। पीछे एक यूनिवर्सिटी के युवा लीडर हैं, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो हमने, हमारे मीडिया हाउस ने उसको बड़ी करीबी से देखा। जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के 3-4 लोग की, ये रोज़ ही हंगामा करते। उन्होंने कहा जी हमारी पास परसेंटेज है ये, उसमें इतने बच्चे फेल हो जाते हैं। मेरे को बड़ा ही, मैं किसी से बात कर रहा था तो वो भी बुद्धिजीवी हैं, यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, कहते हैं हाँ जी किसी हद तक ये बात ठीक है। महीने के बाद रीवैल्यूएशन होती है, रीचेकिंग होती है, उसमें वो बच्चे पास हो जाते हैं। राजीव, आपको याद होगा जब आपने अपना डिग्री की थी, रवीश तो भी याद होगा, हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर्स कैसी होती थी बताओ? है याद तेरे को? शायद वो वेटिंग लिस्ट टाइप होता था जिसका हो जाता था। बिल्कुल। हिमाचल आप में भी आपने 1995 में इंजीनियरिंग पास करके आए, आपने डिग्री दी, पहले नौकरी किसकी लगेगी? जो इसमें पहले डिग्री 93 वाले। देयर वाज नो कॉम्पिटिटिव टेस्ट। बिल्कुल। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एजुकेशन का प्रोसेस लाया गया ना रवीश, आने वाले समय में जब भी कोई हिस्ट्री को खंगालेगा ना, ये भारत में ब्लैक इंक से लिखा जाएगा। मैं आपको अराजकता फैलाने का बहुत बड़ा कारण bottlenecks created by virtue of your competitive exam for entrance। और हद तो अब हो गई जब इन्होंने सीयूटी का एग्जाम यूनिवर्सिटियों के लिए भी लाया कि प्रोसेस से आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको हर चीज के लिए bottleneck है। जिस बच्चे ने 12th आप इसके बारे में कमेंट करो, सीयूटी करना पड़ेगा। younger than both of us, you comment on it। जो मेरा बार बार यही कहना है कि जैसे नहीं, ये सिस्टम में ये थॉट किसका था कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाने का? देखिए इससे हुआ क्या, मैं आपसे पहले बताऊंगा हुआ कैसे। हुआ ये कि जैसे फॉर एग्जांपल सीयूटी, अभी ये कॉलेजेस अलग होते थे, अब सीयूटी बना गया, ये ब्रांड बन गया और इसकी अब वो जो ट्यूशन बेचना है इसको डर और लालच वाली नहीं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से ले जाना उन लोगों के सामने जो आगे चल के सोनम वंशों की तरह उस लॉबी को एक्सप्लॉइट करेंगे और वो उनके पेट मोटर होंगे। वही सेम बात आ गई कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं ब्लैक शीप्स, हम उनको कहेंगे। रीवैल्यूएशन में बच्चे को पास कर दिया, जो मैं पहले बात कर रहा था, जो बात आपने स्टार्ट की। युवा नेता यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर एग्जाम में फेल हो जाता है, रीवैल्यूएशन में कैसे पास हो जाता है? राजा भाई, आपको यूनिवर्सिटी का भी बताऊं, हर युवा नेता कौन कामयाब होगा? जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से टाई अप करके चल रहा होगा। बिल्कुल, नहीं तो उसके काम ही नहीं होंगे। अब वो भी है, उसकी डिग्री खुद ही कंप्लीट नहीं होगी और और उसको फंसा के मारेंगे। और ये जो कर रहे हैं, जैसे जो बात आप कर रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट जो हिमाचल में आज से कुछ वर्ष पहले ये देखने का मौका मिला, वहाँ पे एक टीचर लगा 49 ईयर, 49 साल की उम्र में वो टीचर लगा। तो जब उन्होंने सुनाया हम बड़े हैरान हुए। कहते हैं यहाँ जिस साल मैंने बीएड की, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए। जैसे ही वो गवर्नमेंट में देखो ना, अगर आपको डायरेक्ट एंट्रियां करानी है,
कोई ना कोई ऐसा अफसर होगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे कईयों को तकलीफ होनी है, हमारे जम्मू कश्मीर में एक इंस्टीट्यूट बना, नेशनल इंस्टीट्यूट, सुनने में आया उसके जो हेड है ना, उन्होंने अपनी बेटी को टेस्ट करना था बीबीए कोर्स में, तो कोर्स शुरू करा दिया गया क्योंकि उसकी बेटी को और कहीं एडमिशन नहीं मिली, जबकि उन इंस्टीट्यूट्स में ग्रेजुएशन कोर्स नहीं होते, अंडर ग्रेजुएट। इफ दिस लेवल ऑफ मोनोपोली इज गोइंग ऑन, दिस इज नॉट करप्शन, दिस इज मोनोपोलीज। तो इसको ठीक करने का काम है इलेक्टेड गवर्नमेंट का। इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर आप गालियां निकालते रहोगे तो काम कौन करेगा? तो जो ये आंदोलनों का सच है ना, वो ये है कि प्रॉब्लम छोटी है, बताई बढ़ी जा रही है, और सोल्यूशन उससे बड़ा। जैसे मैं एक बार खड़ा था तो मेरे घर में एक प्रॉब्लम होगी, नेचुरली मैं थोड़ा सा अपने आप को सोचता हूँ कि मैं बड़ा थिंकिंग करता हूँ, तो मुझे बोला गया शिवांग जी ये बताना। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अपनी वाइफ को बोला, फैमिली को बोला, मैंने कहा जेसीबी होती है ना, जेसीबी गध्या, मैंने कहा अब जेसीबी को बोलते हो कील निकालने के लिए, कहते नहीं, तो मैंने कहा ये काम मुझे क्यों बोल रहे हो? That's what I'm saying. प्रॉब्लम है कील, इलाज कर रहे हैं जेसीबी लाके, तो वो कील नहीं निकालेगी, वो दीवार ही तोड़ देगी। जो मैं कमेंट कर रहा हूँ प्लीज़ इसको सुनिए। भारत बड़ी मेहनत करके 1000 साल की स्ट्रगल के बाद इस पोजीशन पे पहुंचा है। अगर आपने इसको नहीं संभाला और आपकी गलती की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, प्रोवोकेशन की वजह से यहाँ से भारत अगर पीछे गया, इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। जैसे हम जयचंद की बात करते हैं, तो यूथ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कॉपी पेन लीजिए, अपनी अकल से पूछिए क्या मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, क्या मैं एम्प्लॉयड नहीं हो सकता हूँ, और मुझे एम्प्लॉयड किस में होना है। बड़ी कैटेगरीज है, और अगर आप में से किसी को तसल्ली नहीं है, जितनी हमारी अप्रोच है, जितनी हमारी अकल है, हम आपको गाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास जाइए, गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो ईमेल करिए, नहीं सुन रही है कमेंट करिए, बात करिए, ग्रुप्स में बात करिए। अगर आपको पेसिमिस्टिक लोग मिल रहे हैं तो बात करिए, आशावादी लोग मिल रहे हैं उनसे बात करिए, कहीं से स्टार्ट करिए एम्प्लॉयमेंट होना। आप भारत में अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो आप पूरे विश्व में कहीं एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, क्योंकि 150 करोड़ आदमी यहाँ पे खाना खाता है, कपड़े पहनता है, अपने आप को चलाता है, सिस्टम में काम करता है, और 150 करोड़ लोगों को खुद के ही सस्टेनेंस के लिए 60-70 करोड़ लोग चाहिए, और वो 60-70 करोड़ तो एम्प्लॉयड हो ही सकते हैं ना यहाँ पे। हमें बाहर देश की बात ही नहीं करनी अभी बड़े लेवल पे। तो ये माइंडसेट है। आज हमने कोशिश की, रवीश जमाल साहब ने, कि हम ये डर ख़त्म कर सकें और ये सच बता सकें। लद्दाख में हमने जो कमेंट किया कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं तो उधर एंटरप्राइज को डेवलप करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इंडस्ट्री को लाने की ज़रूरत है, कॉरपोरेशंस को लाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट का साइज़ भी बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी भारत में। और जो ये पॉलिटिक्स बनाई गई अपॉर्चुनिज्म की, इसको कंडेमन करने की ज़रूरत है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और जो ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम में या लालच दिया जा रहा है या डराया जा रहा है, इनसे अपने फैमिली को और ख़ुद को बचाने की ज़रूरत है। अगर हम इतना सा कर पाएंगे तो हमें खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी कि जब हमारा देश किसी प्रॉब्लम का शिकार हो रहा था, हम उसमें सोल्यूशन की तरफ थे, हम उसको बढ़ा नहीं रहे थे। हम एक ऐसे जाम में फंसे थे जो किसी इंसान ने इग्नोरेंस में लगा दिया, लेकिन हमने उसको ऐड ऑन नहीं किया। हमने लाइन में रह के उसमें से निकलने की कोशिश की, और जैसे जाम खुला हमने उन लोगों को चिन्हित किया जिन्होंने लगवाया था, ताकि दोबारा वो ना लगा सके। तो ये टाइम है भारत को इकट्ठे लेके आगे चलने का, भारत सरकार पे विश्वास करने का, 29 तक टाइम देने का, और देखने का कि किस तरीके से चीज़ें हैंडल होती हैं। अगर पहलगाम में इनोसेंट लोगों को मारा गया तो मुंह तोड़ के रख दिया हमारी आर्मी ने, हमारी भारत सरकार के कहने पे। अगर लद्दाख की यूटी में डिस्टर्बेंस हो रही थी, उनको कुछ चाहिए था, तो उनको डिस्ट्रिक्ट्स भी दिए गए, शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतने मेजर फैसले लिए गए, रिजर्वेशन भी दी गई, की गई ना। बिल्कुल इसी तरह हर जगह पे काम चल रहा है, हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, और डेयरी सेक्टर को नहीं खोला जा रहा है अमेरिकन प्रोडक्शंस के लिए, एग्रीकल्चर को नहीं खोला जा रहा है। और हो सकता है आगे चल के आपको ये भी पता लगे कि जो एग्रीकल्चर के हमारे फार्म थे ना, उनको भी इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया था बाय फॉरेन एजेंसी, ताकि यहाँ की कॉरपोरेशनें बड़ी ना हो जाए, और जब ये नहीं बड़ी हो, अराजकता फैले, हम अपनी कॉरपोरेशनों को एंटर कराएं और उनके थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करें, जैसे इन लोगों ने करना है। बाकी भारत उन लोगों के हाथों में है जिनका दिल और आत्मा भारत में है, और जिनका आइडियल भारत का संविधान है,
भारत का सिविलाइजेशन और भारत के हीरोज़ हैं जो अपने आइडियलिज्म के लिए ची गवेरा को नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि बात बड़ी लंबी की जा सकती है, कोशिश की है डिबंक करने की। आंदोलन का सच ये है कि ये आंदोलन आज भारत को नहीं चाहिए। भारत को मेहनत चाहिए, हार्डवर्क चाहिए और अपनी अपनी लाइन में लग के अपने अपने काम की ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट चाहिए। तो कृष्ण जी की गीता का वो रेफरेंस आता है कि अपने कर्म में स्थिर रहिए। एक स्टूडेंट पढ़ाई करे और पहले पढ़ाई करने के चूज़ करे कि मुझे किस चीज़ की नॉलेज लेनी है और किस चीज़ में मुझे परफॉर्म करना है। अगर उसने क्लर्क बनना है तो क्लरिकल की नॉलेज ले, अगर नॉलेज नहीं है तो अपने आप को वार्म अप करे इससे पहले कि वो अपने आप को अनक्लियर करके किसी भीड़ का हिस्सा बना दे और भीड़ आपको कहीं पे भी ले जाए और देश के खिलाफ कर दे और आगे चल के आपको लगे कि मैं तो यार अपने ही देश के खिलाफ काम कर गया। और आपको पछताने का मौका नहीं मिलना चाहिए इस टाइम पे, इसलिए आप वो काम ही ना करें कि आपको पछताना पड़े। आप वो सोच समझ के काम करें जिससे आपका मन और आपकी आत्मा आपको अप्रिशिएट करे कि आपने अपने देश और समाज के लिए पॉजिटिव काम किया है। हमने कोशिश की है डर ख़त्म करने की ऑन फैक्ट्स। जैसे किसी जगह अंधेरे में रस्सी पड़ी थी, लोग सांप बोल रहे थे, हमने उठा के राइट में वो सांप को रस्सी बना के बता दिया। फिर भी अगर आप बोलेंगे कुछ लोग कि यार ये कोई मैनिपुलेशन है, तो क्या कहते हैं बुद्धिहीन को आप कुछ नहीं दे सकते। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट, जब हमें लगेगा कि टाइम है कोई ऐसी बात करने का जिससे देश समाज को फ़ायदा होता है, इंसानियत को फ़ायदा होता है, ज़रूर करेंगे। जय माता दी। जय माता।